सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे कल और आज में संसद में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए जवाब के संदर्भ में। नरेंद्र मोदी खूब बोले, खुलकर बोले। कल लोकसभा में बोले, आज राज्यसभा में बोले। कल लोकसभा में भी तकरीबन उनके भाषण की अवधि 1.5 घंटे थी और आज राज्यसभा में भी उनके भाषण की अवधि 1.5 घंटे ही थी। इस 1.5 घंटे के अंदर उन्होंने तमाम विषयों को स्पर्श किया, लेकिन सारी चीजों के परे जिस एक बात पर वह केंद्रित रहे वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देश की तमाम समस्याओं की जड़ में उन्होंने कांग्रेस के अस्तित्व को ही जिम्मेदार ठहराया। वह यह बताने की भरपूर कोशिश की है कि इस देश के सम्मुख जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण कुछ और नहीं है, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 50 साल के शासनकाल में जितना हो सका उतना इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता, चाहे राहुल गांधी, चाहे अधीर रंजन चौधरी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, जब उन्हें मौका मिला था सत्ता संभालने का, उस समय पर उन्होंने इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी के निशाने पर केवल मनमोहन सिंह नहीं थे, या सोनिया गांधी नहीं थी, या राहुल गांधी नहीं थे। नरेंद्र मोदी के निशाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी और समूची कांग्रेस पार्टी थी। प्रधानमंत्री मोदी यहां तक बोले कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश में क्या क्या होता। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अगर महात्मा गांधी जी की इच्छा के तहत 1947 में समाप्त हो जाती तो यह देश स्वदेशी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ा होता, विदेशी चस्पा नहीं हुआ था, सिखों का नरसंहार नहीं होता, देश में आपातकाल नहीं लगा होता। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही। तो आज का हमारा विषय है मोदी की जुबानी, कांग्रेस की कहानी। समझने की कोशिश करेंगे कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल वाकई इस देश के लिए इतनी बड़ी समस्या है। समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने यह दावा किया कि कांग्रेस जिस रास्ते पर है उससे स्पष्ट तौर पर प्रतीत होता है कि उसने तय कर लिया है कि उसे अगले 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। क्या वाकई कांग्रेस की मंशा यही है? यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। वो समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि प्रधानमंत्री का कांग्रेस के प्रति इतना आक्रामक होना कहीं इसलिए तो नहीं है कि जिन सवालों के उत्तर उनसे मांगे गए थे उन्हें लगा कि उन सवालों के उत्तर देने से बेहतर है कि खुद कई सवाल पैदा कर दिए जाए। 4 खास मेहमान इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अपने उन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन्हीं परिस्थितियों को समर्पित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि भ्रष्ट व्यवस्था में कभी भी आदमी दोषी नहीं होता। निर्जीव पदार्थ के सिर दोष मढ़कर अपना सिर बचाना ही बुद्धिमानी है, राजनीति है, सफलता की कुंजी है। शिव प्रसाद सिंह जी ने जो ये बात विचार के रूप में अपने पाठकों से साझा की थी, कहीं हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने उस पर जस का तस अमल करना तो नहीं ठान लिया। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार की गलती के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि उसके प्रतिद्वंदी ही हर गलती के लिए दोषी होने चाहिए और उसका अपना दामन पाक साफ दिखना चाहिए। क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दलगत राजनीति से परे सही को सही और गलत को गलत देने की, साबित करने की कोशिश नहीं कर सकते? इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, देश के संदर्भ में तो है भी, उसके प्रवक्ता राजीव जेटली जी भी एक लंबे अंतराल के बाद साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वामपंथी विचारक सम्माननीय बादल सरोज जी भी इस चर्चा के लिए खास तौर पर मौजूद हैं। और इन सबके बीच निष्पक्ष राय रखने के लिए देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करें गुरदीप सप्पल जी से, उससे पहले जरूरी हो जाता है कि तकरीबन 3 घंटे के कुल भाषण लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने दर्शकों से साझा करें, पैनल से साझा करें और फिर उसकी रोशनी में चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो एक बार सुनते हैं कि सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या संसद में।
वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आंध्र प्रदेश में किसने एनटीआर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की थी? और वो भी जब वो बीमार थे। वो कौन सा दल है जिसने मुलायम सिंह जी यादव जी को सिर्फ इसलिए तंग किया था क्योंकि मुलायम सिंह जी केंद्र की बातों के साथ सहमत नहीं होते थे? कांग्रेस ने अपने नेताओं तक नहीं छोड़ा है, लेकिन आपका अहंकार, सत्ता का नशा, उसने देश के अंदर इस कटुता पैदा की। और आज भी तेलंगाना और आंध्र के बीच में वो कटुता के बीच तेलंगाना का भी नुकसान कर रहे हैं, आंध्र का भी नुकसान कर रहे हैं। उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। तो ये है माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्द बाण कांग्रेस पार्टी के लिए। और मोदी जी बता रहे हैं अब कांग्रेस ने अगर तय कर लिया कि हमें 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है तो अब क्या कर सकते हैं? हमने भी अपनी तैयारी कर ली, अर्थात 100 साल तक हमें सत्ता में बने रहना है। तो गुरदीप सप्पल जी, आपसे समझना चाहता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी को इस देश की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और न केवल जिम्मेदार ठहराते बल्कि आपके तौर तरीकों के चलते यह भी देख पाने में सफल हो रहे हैं कि आने वाले भविष्य में भी आपके इससे कुछ आना जाना नहीं है। कितना निराश हैं आप इससे, कितना दुखी हैं, कितना आहत हैं, कितना आक्रोशित है, समझना चाहते हैं हम सप्पल जी आपसे। ना आहत, ना आक्रोशित, दुखी क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री संसद में बात कर रहे थे जो 8 साल से शासन कर रहे हैं, और 8 साल के बाद उन्हें अपने ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पे कहने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास कुछ नहीं था। वो देश को बताते कि इस देश में उनके 8 साल की उपलब्धि क्या रही और आने वाले 2 साल में वो देश के लिए क्या करने वाले हैं। जो देश इस समय बेरोजगारी से, महंगाई से, काम धंधों में जो गिरावट है उससे, कोविड की वजह से जो दिक्कतें हैं उससे जूझ रहा है। किसानों के आंदोलन में उन्होंने जो वायदे किए थे वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें हैरानी नहीं है हिमांशु जी,
क्योंकि मोदी जी चुनाव जीवी है, उनका हर चीज केवल और केवल चुनाव से कंट्रोल होता है, निर्देशित होता है। और मैं क्यों बात बोल रहा हूं, क्योंकि एक प्रधानमंत्री से यह बात की उम्मीद नहीं की जा सकती जो कोविड को लेके उन्होंने बोला। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने आज और कल बोला कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे के मजदूरों को भेज रही थी कि जाओ और कोरोना फैलाओ, ठीक उसी हफ्ते में जब ये टिकट की बात हो रही थी, इन्हीं मोदी जी के रेल मंत्री पीयूष गोयल टीवी पे आके, ट्विटर पे आके 21 मई 2020 को देश के आगे ये बोल रहे थे कि बंगाल सरकार ट्रेनें नहीं चलने दे रही है, 30 लाख लोग ट्रेवल करना चाहते हैं और केवल 1,70,000 की अनुमति मिली है, 100 से ऊपर ट्रेन चलानी थी, केवल 27 ट्रेनें चल रही हैं। ये पीयूष गोयल तब बोल रहे थे क्योंकि तब बंगाल के चुनाव थे। बंगाल के चुनाव में मई 2020 के अंदर मोदी जी चाहते थे कि ट्रेनें चलें और लोगों को बंगाल भेजा जाए क्योंकि वहां चुनाव था। अब यूपी में चुनाव है तो भड़का रहे हैं कि तुम्हारे भाई जो आए वो कोरोना फैलाने आए थे। और वो ये भूल गए मोदी जी कि देश ने विभाजन के बाद पहली बार वो सीन देखे थे हिमांशु जी कि लाखों लोग सड़क पर पैदल, बच्चों को साथ में लेके, नवजात शिशुओं को, छोटे छोटे बच्चों को लेके पोटलियां बांध के चल रहे थे। सरकार गायब थी। और जब कांग्रेस पार्टी ने मदद की और उन लोगों को गांव पहुंचाया तो ये वो बात भूलते हैं कि उसके बाद जब कोरोना की वेव आई, उस बीच में 1 साल बीत गया था। ये बात मई 2020 की है। यूपी ने लाशों का जो मंजर देखा है वो मई 2021 का है। और बीच के 1 साल में ये वही मजदूर हैं जो खेतों में काम करके उत्पादन बढ़ा रहे थे, जिसके लिए मोदी जी अपनी पीठ कल थपथपा रहे थे। एक प्रधानमंत्री से अपनी ही जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ भड़काना, ये पहली बार देश ने देखा है। और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के हर व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जिन्होंने बोला कि मजदूरों को कहा कि जाओ और कोरोना फैलाओ। वो लोग जो जिंदा रहने के लिए तरीके खोज रहे थे, 4 घंटे में आपने लॉकडाउन किया, सोचा नहीं वो क्या खाएंगे, सोचा नहीं उनका जीवन कैसे चलेगा। आपने तो तुगलकी फरमान किया। तुगलक है आज के आप, मॉडर्न तुगलक है ना। और आज आप, तब तो आप बंगाल में कह रहे थे और लोग आए, और आज 1 साल बाद सोचते हैं कि लोगों की याददाश्त खत्म हो गई। लोग भूल जाएंगे कि आपने कोरोना में क्या किया है। लोग भूल जाएंगे कि कैसे लाशों के अंबार लगे थे। ये जो मोदी जी करते हैं, ये मोदी जी के अपने स्टैंडर्ड से भी इतना निम्न स्तर इस देश ने नहीं देखा है। देश कल सुनना क्या चाह रहा था? देश सुनना चाह रहा था कि आप जॉब्स कब दे रहे हैं। हर हफ्ते 1 लाख आदमी जॉब मार्केट में आ रहा है। ये सरकार का ही तो डेटा है, 1 लाख आदमी। और आपको ये मालूम नहीं है कि आपको उनको जॉब देनी है। वो जॉब पूछ रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई के मामले में आप मजबूत सरकार से मजबूर सरकार बन गए। नेहरू जी की समय की महंगाई गिनाएंगे। आप जो 8 साल से हैं उसकी बात कीजिए। आप उसकी बात तो करेंगे नहीं। किसानों की बात आप कर नहीं रहे हैं। इस पूरे उसके अंदर केवल और केवल ये कहना कि कांग्रेस। गुरुजी जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। उन्होंने वर्तमान संदर्भ में कितनी सारी तो बातचीत की। उन्होंने बताया कि यूपीए सरकार के समय पे 2 डिजिट में जो है महंगाई दर थी। हम ऐसे मुश्किल समय में भी महंगाई की दर को 5% रखने में कामयाब हुए। नौकरियों के संदर्भ में वो बता रहे हैं कि कितने 1.25 करोड़ लोग ईएफपीओ के माध्यम से फॉर्मल जॉब का हिस्सा बने। उन्होंने इस संदर्भ में बताया, उन्होंने साथ में बताया कि महंगाई के संदर्भ में हमने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हाथ ऊंचे नहीं किए, जिन्होंने लाल किले में बोल दिया था कि कोरिया में कुछ होता है तो उसका फर्क हम पे पड़ता है। हमने नियंत्रित किया है, लोगों को राहत दी है। यह दावा वर्तमान प्रधानमंत्री जी का है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया? उन्होंने तो बताया कोरोना के दौर में वैक्सीन बनाई, वैक्सीन के माध्यम से न केवल देश बचाया बल्कि दुनिया भी बचा दी। आप उसकी भी सराहना करने के लिए तैयार नहीं हुए। शिकायत है प्रधानमंत्री जी को कि आप एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने का, एक जिम्मेदार विपक्षी होने का परिचय नहीं देते हैं। आप हर बात में राजनीति करते हैं और ये राजनीति करने की आदत नहीं आपको रसातल में पहुंचा दिया है। प्रतिवाद करते हैं गुरदीप जी आप इस बात का? हिमांशु जी, ये जितनी बातें आपने बोली
जब देश की जनता सुन रही है ना, वो इस बात को समझ रही है कि मोदी जी भी जड़ से कट गए। हमारी बात छोड़िए, जी देश की महंगाई को आप जब देश का प्रधानमंत्री जी अंकों में आंकने लगे और गरीब जी के दर्द से अपने को दूर करके जी अंकों में सफाई देने लगे, तो ये तय बात है कि वो जड़ से कट गया है। ये जी तय बात है कि जब वो गिनाते हैं कि 1,20,00,000 लोग ईपीएफओ में रजिस्टर हुए, वो भूल जाते हैं कि ज्यादातर ईपीएफओ में वो लोग गए हैं जो छोटे दुकानदार के यहाँ काम करते थे और अब मॉल्स में काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी में उन्हीं 2A वेरिएंट के यहाँ काम कर रहे हैं। ये वो भूल जाते हैं। वो ये भूल रहे हैं कि छोटा दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबको आपने तबाह कर दिया है। वो ये बात का जवाब नहीं देना चाहते थे। वो ये बातों को कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने कि बिजली नहीं दे पाए। इस देश के अंदर मोदी जी के आने से पहले 5,69,012 गांवों में बिजली जा चुकी थी। 5,69,012 गांव मोदी जी आए और आखिरी के 18,452 गांव में दे दी। 18,000 गांव में अच्छा किया आपने दी, और ये कह दिया मैंने 100% किया। 6 लाख के करीब गांव में 18,000 दे के बोल दिया मेरे मोहर, जैसे इस देश में बाकी लोगों का योगदान नहीं था। और ऐसा हर फील्ड के अंदर है, हर फील्ड के अंदर है। पूछिए, एक एयरपोर्ट बना है पिछले 8 साल के अंदर? एक पोर्ट बना है? किसने बनाए हैं? इतने एयरपोर्ट में आप जाते हैं, इतने उसमें जाते हैं, सड़कों की बात करते हैं, कुछ सड़कें चौड़ी की, देश उसको मानता है, लेकिन वहां पे भी डंडी मार गए कि 43,000 स्टेट रोडवेज हाईवे को बोल दिया कि अब ये नेशनल हाईवे है। तो ऐसा नहीं है कि इस देश ने पहले कोई तरक्की नहीं देखी थी। लोग मोदी जी की बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनका रिकॉर्ड लोगों के सामने है, हिमांशु जी। और रिकॉर्ड ये कह रहा है कि इस समय बेरोजगारी है। अगर 90,000 पोस्ट के लिए 2 साल पहले जो रेलवे ने निकाली, 2,35,00,000 लोगों ने भरा था, और उसके 2 साल बाद 35,000 पोस्ट पे 1.25 करोड़ से ऊपर लोग भर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आपको क्या दिख नहीं रहा है? आप केवल आंकड़े गिनाएंगे हमको, और देश की जनता को आप आंकड़ों से कन्विंस करेंगे, तो आप भी जमीन से कट गए हैं। अब आप 8 साल प्रधानमंत्री रहे, आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल है गुरदीप सप्पल जी का, और इसका उत्तर देने के लिए राजीव जेटली जी मेरे पास हैं। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता, उनसे जानना चाहते हैं कि आपसे पूछे जाने वाले सवालों को उत्तर देने के स्थान पर जेटली जी कितना मुफीद है पुरानी सरकारों का उल्लेख करते हुए सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देना। आप वर्तमान का सामना नहीं कर सकते, इसलिए अतीत के पन्नों को उखाड़ने में दिलचस्पी लेते हैं। आप पंडित नेहरू का उल्लेख इस रूप में करना चाहते हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, या हम पंडित नेहरू का उल्लेख इस रूप में लें कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री देश को उस समय मिला था, जो देश को वास्तविक स्थिति से अवगत कराता था, ना कि आंकड़ों के मकड़ जाल से। क्या कहते हैं राजीव जेटली जी? हिमांशु जी, देश जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आजादी से पहले नहीं थी, आजादी बाद भी रही, और मात्र 8 साल पहले, 8 साल के अंदर जो बच्चे थे वो थोड़े, और जो जिनकी 40 साल की उम्र होगी, 8 साल पहले के तो याद है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्योंकि उन्हें याद है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी भारी पड़ी। उनको उनको थोड़ा वक्त हो जाता, 20 साल निकल जाते, तो हो सकता है आज इनकी बात शायद कांग्रेस की जब सरकार रही तो कर रही होगी। सप्पल साहब, एक भी प्रदेश मुझे बता दें जहां चुनाव हुआ हो, आप कहते मैनिफेस्टो में पिछले 50 साल से ये ना डाला जब अगली बार आए तो आपको बिजली देंगे। एक भी मैनिफेस्टो बता दी, हर बार आपने यही दावा, अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। आपने कहा कि आपने 18,000, ये थोड़ी मैं टेक्निकल जानकारी देना चाहता कि बिजली की कमी हमारे पास कमी रही तो डिस्ट्रीब्यूशन, हमने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर की तारें डाल करके बिजली को घरों तक पहुंचाए, 24 घंटे गांव के अंदर देने की। और आप तो शहरों के अंदर, आप हो सकता है आप दिल्ली में रहते होंगे, दिल्ली जैसी जगह ज्यादा, लेकिन शहरों के अंदर खाने नहीं निकलते थे, बिजली आती थी, गर्मी होती थी, घर में नहीं बैठते, और वो भूल चुके हैं कि बिजली जानी भी कोई होती है। यह नरेंद्र मोदी का विजन, ये था नरेंद्र मोदी जी का काम। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि
प्रधानमंत्री जी चुनाव जीवी हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप चुनाव से डरते हैं क्योंकि आपको मालूम है एक और हार का सामना। 34 साल से आप बहुत सारे प्रदेशों से बाहर है, 34 साल हो गए आपको। 34 साल में ऐसी कोई नहीं करा, देखा नहीं कि क्या वजह रही होगी। चाहते हैं हमारे सामने एक अच्छी राजनीतिक पार्टी हो कांग्रेस, तो अच्छी तरीके से लड़ाई लड़े, लेकिन आप ही के लोगों ने आजादी के बाद सबसे पहले स्टेटमेंट दी थी कि जेटली साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं इस जिक्र के संदर्भ में, बहुत माफी के साथ, विनम्रता के साथ। आपको याद रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी याद रहा, आपको भी याद है कि देखो कांग्रेस की क्या हालत है। 34 साल तक बाहर कर दिया, पर आपको याद है ना कि आप लोग कहां रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली से आप कितने सालों से बाहर हैं? दिल्ली की जनता ने कितने सालों से आपको नकारा हुआ है? दिल्ली विधानसभा में आपके बहुमत आए हुए कितने दशक बीत गए? इसका बोध है राजीव जेटली जी आपको? या भूल गए आप कि जब आप दूसरे राजनीतिक दलों का उल्लेख कर रहे हैं तो आपके स्वयं के आईने की स्थिति क्या है? या वो आप भी उसी आईना तोड़ने वालों की जमात में शामिल होना चाहते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो इस बात को कोट किया था, हम चुनाव हारते हैं तो हमें याद रहता है, और जब कांग्रेस हारती है तो क्या होता है, इको होता है प्रधानमंत्री। और ये देखिए, ये हम हारते हैं या कांग्रेस हारती है, ये विश्लेषण हम लोगों का अपना, हम हारते विश्लेषण करते हैं हमें क्या कमियां रह गई थी, क्यों नहीं हम जीत पा रहे थे। लेकिन कांग्रेस की हार की जो वजह जानकारी कांग्रेस को बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर मृत व्यक्तियों को पैसा खाने वाला है, क्या जनता उसे माफ कर सकती है? इस देश के अंदर 21,000 करोड़ रुपए का कृषि का बजट देने वाली राजनीतिक पार्टी, जिस कृषि बजट को अपने 1,23,000 करोड़ कर दिया था, क्या जनता किसान उसको माफ कर सकता है? क्या इस देश के अंदर जो महिलाएं दूर दराज के इलाकों में रहती, वो चूल्हे पे रोटी बनाती थी, उसके ऊपर भी हमारा एक फॉरेस्ट, उस लकड़ियों का भी अभाव पड़ जाता था, ईंधन नहीं मिलता था उन्हें, गैस सिलेंडर दिया कि वो आपको माफ कर देंगे? क्या इस देश का युवा आपको माफ कर देगा? क्या सैनिक माफ कर देंगे जिनकी OROP की का झुंझुना दिखाते रहे आप, इसको जमा आप नहीं पहनाते? सैनिक माफ कर देंगे आपको? आप लोगों ने अपनी कमियों का विश्लेषण नहीं किया और आप तो इस चैनल पे बैठे रहेंगे, मैं भी बैठूंगा, आप चैनल पे नहीं होंगे तो किसी और पे हम 1 घंटे का समय अपना निकालेंगे और चले जाएंगे, उससे आपकी राजनीतिक पार्टी उठने वाली नहीं है। आपको ये गंभीरता से विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमने इस देश के साथ गद्दारी करी थी, हमने इस देश को इग्नोर किया था, हमने इस देश की जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया था। हम कहते थे, आप देखिए किसी बस में, ट्रेन में आप चलते थे गुरुदेव जी, तो क्या नारा दिया जाता था? इस देश का कुछ नहीं हो सकता, है ना? उम्मीद खो दी थी लोगों ने, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये देश कभी सुधर भी सकता है, आगे बढ़ भी सकता है। लोग कहते थे हम तो मेहनत करते हैं, लेकिन सरकारों का योगदान नहीं है, सरकारों को पैसा देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार हमें नहीं देती है। लोगों ने उम्मीद खोई थी और आज देश की उम्मीद बने हुए प्रधानमंत्री, और 2 बार रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ हमने लोकसभा का चुनाव जीता है, हम सेंटर में आए हैं। तो ये देश की जनता निर्धारित करती है, और हम एग्जाम देने से घबराते नहीं है क्योंकि हमने अच्छा काम किया होता है। आप चुनाव जीवी का नाम दीजिए या एक इंटेलिजेंट बच्चे का नाम दीजिए जिसने पूरा साल पढ़ा होता है, तो लास्ट में वो चुनौती नहीं होता उसके लिए चुनाव में जाना या एग्जाम देना। तो हमें अपने ऊपर विश्वास है, हमें कॉन्फिडेंस है, हमारे विश्वास और कॉन्फिडेंस की वजहों से। बड़ा जोरदार तर्क है राजीव जेटली जी का। जनता ने हमें चुन के दिया है, हम लगातार 2 चुनाव जीतकर केंद्र में आए हैं। पर राजीव जेटली जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या कहकर आप जनता के बीच में जाएंगे? संसद में बताया गया कि यह कांग्रेस पार्टी कितनी गैर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है। जब कोरोना आया तो इतने गैर जिम्मेदार लोग थे ये कि मुंबई के स्टेशन पर मजदूरों को टिकट काटा के ये दे रहे थे कि जाओ और देश भर में कोरोना फैलाओ। समझना आपसे ये चाहता हूं राजीव जेटली जी, क्या करती कांग्रेस या क्या करता कोई भी जिम्मेदार राजनीतिक दल? 9 करोड़ लोग पलायन किए आपके यकायक लॉकडाउन के चलते। सड़कों पर हजारों का रैला सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। क्या वो दृश्य अपने आप में सुखद था, या ये कोशिश कि इन पैदल चलने वाले लोगों के हाथ में चप्पल होने के स्थान पे पैर में आ जाए, इनको साधन मिल जाए या अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए, इस प्रकार की कोशिश जाती थी, गुनाह था?
जो कांग्रेस ने किया? प्रधानमंत्री जी ने ये बात रखी थी कि पहले फेज के कोरोना का जो पहला फेज चला था, जब तक इसके परिणामों का अंदाजा नहीं था, उस वक्त इन राज्य सरकारों ने मजदूरों को कहना शुरू कर दिया था कि आप अपने अपने घरों की तरफ जाइए, क्योंकि हम आपकी देखभाल नहीं, क्योंकि हम आपको राशन नहीं दे सकते हैं, हम उनके जाने की व्यवस्था करेंगे। तो आप अपने प्रदेश के नागरिक जो आपके प्रदेश में रहते हैं, आप उनके मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, आप उन्हें उन तक राशन नहीं पहुंचा पाए। अंत में आप हार चुके थे, आपको लग रहा था हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो बेहतर यही होगा कि जो गरीब व्यक्ति है उसको अपने प्रदेश से निकाला जाए। और ये चुनौती को जो स्वीकार करता, देखिए हमने इतनी चुनौतियों में, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, दिन रात काम करके हमने ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर सुनिश्चित करी। हमने जिस जिस प्रदेश को ऑक्सीजन दी, उनके पास कंटेनर नहीं थे, उनके पास टैंकर नहीं थे। हमने इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति को, जिस कोरोना की इंजेक्शन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाया था कि ये ऑथेंटिक इंजेक्शन नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, हमने एक एक व्यक्ति को वो इंजेक्शन लगाया। उसके बाद इनकी मांग रही कि अब इंजेक्शन वैक्सीनेशन कितना हो चुका है, फिर ये आंकड़ा पूछते थे हमसे। जिस वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाई, फिर उसके आंकड़े पूछे जाते थे। तो आप कंफ्यूज तो हैं गुरदीप जी, आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, यही एक वजह है। देखिए, राजनीति करने के लिए आपको कोई भी हथियार ऐसा चलाना चाहिए जो अंत तक आपके साथ रहे। आपने फुलझड़ियां ऐसी चलाई जो 2-2 मिनट में बुझ गई और आप खुद ही फंस गए अपनी बात के अंदर। तो आप कम से कम ऐसी बात करते जो इस देश की जनता को भी अच्छी लगती। देश की जनता वैक्सीनेशन करवाना चाहती थी, आप चाहते थे कि फंस गए, फुलझड़ियों में उलझ गए, गंभीरता का परिचय नहीं दिया। कुल मिलाकर ये राजीव जेटली जी का कहना है, मुझे बादल सरोज जी के पास जाना है, विचारवान राजनेता हैं, तथ्यों के आलोक में उनसे बातचीत की मुझे उम्मीद है। लेकिन गुरदीप सप्पल जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं और बादल सरोज जी से पिछले 72-73 साल का हिसाब लेते हैं दोनों राजनीतिक दलों के संदर्भ में। जी गुरदीप जी, आपका हस्तक्षेप। देखिए, जेटली जी ने जितनी बातें बोली वो ट्रेनिंग मोदी जी की है कि सच जो अश्वत्थामा वाला स्टाइल में अर्ध सत्य। पहले मैं कोविड की बात का और उसके बाद बिजली की बात का जरूर उनका जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने पूरी उस पे की। कोविड में तो आपको पूरे देश को याद होगा कि फरवरी 2019 में जब राहुल गांधी ने पहली बार बोला कि सुनामी आने वाली है, तो यही बीजेपी के मंत्रियों ने मजाक उड़ाया था। 1 महीने बाद सुनामी आ गई देश में तो जागे। और राहुल गांधी की जून 2021 में वैक्सीनेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लीजिए, जिसमें पीएम को लगातार, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गूगल पे अवेलेबल है, सबको मिल जाएगी, प्रधानमंत्री जी से लगातार अनुरोध किया कि वैक्सीनेशन करवाइए, तेज करवाइए, यही बचाएगा। ये बातें भुला के झूठे प्रोपेगेंडा को देश में कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि देश, भारत के अंदर लोगों को यह था कि कैसा देश है, यह केवल संघियों को लगता था, वरना 2014 के पहले यह देश आईटी सुपर पावर था। 2014 के पहले इस देश के डॉक्टर पूरी दुनिया पे राज कर रहे थे। 2014 के पहले हम न्यूक्लियर सुपर पावर थे। 2014 के पहले हम स्पेस सुपर पावर थे। 2014 के पहले हम विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति थे, और ये सब देश के लोग जानते थे। आपके आने के बाद हर क्षेत्र में नीचे गए हैं। आपको लगता होगा, आप आज मोदी जी भी कह रहे थे, हमारे को पढ़ाया नहीं गया कि किसने आजादी के लिए लड़े, केवल एक फैमिली। पता नहीं आप कौन से स्कूल में गए कि नहीं गए। गरम दल नरम दल कहां पढ़ा? हमने तो किताबों में पढ़ा, स्कूल की किताबों में पढ़ा। 57 की गदर के बारे में हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा। जितने लोग हैं, जितने आजादी के आंदोलन के दीवाने, हमने तो किताबों में पढ़ा। आप स्कूल नहीं गए या ठीक से पढ़े नहीं, इसका जो पूरा ब्लेम कांग्रेस को मत दीजिए। और आखिरी बात, हिमांशु जी काटिएगा नहीं, आखिरी बात, बिजली की बात कर रहे हैं। वाजपेयी जी की सरकार, आप स्कूल नहीं गए तो इसके लिए हमें जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे? गुरदीप सप्पल जी का यह मासूमियत भरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी राजीव जेटली जी से। लेकिन मैं बादल सरोज जी के पास जाना चाहता हूं। बादल जी, आपसे जानना चाहता हूं, राजनीति के संदर्भ में इस स्तर पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का अतीत, वर्तमान और भविष्य हैं। वो जब भाषण देते हैं तो वो भाषण में बताते हैं कि ये देश में नेशन नाम की तो चीज ही नहीं, रूलर ऑफ रूलर्स, इस प्रकार की उपमाएं वो देते हैं। प्रतिक्रिया में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें देश की जनता का विश्वास लगातार 2 बार हासिल हुआ है,
स्पष्ट बहुमत के रूप में, वो कल और आज जो बोले हैं वो आपके सामने है। आप एक विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, आपसे जानना चाहता हूं क्या महसूस कर रहे हैं इस समय आप? अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मैं स्तब्ध हूं, शॉक्ड हूं। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहां दबेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक अपनी गरिमा होती है, वहां पर बहुत तल्ख बहसें होती हैं, लेकिन वो बहसें जनता क्या चाहती है, उन बहसों के जरिए जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है हल, जनता चाहती है समाधान, जनता चाहती है उम्मीद, और जनता ये चाहती है कि जो सवाल उठाए गए हैं उनके तार्किक तरीके से जवाब दिए जाएं। लेकिन इसको छोड़ के श्री मोदी जी के भाषण में बाकी सब कुछ था। तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं था, वो इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे बड़ी आप कह रहे हैं कि दुनिया की, मेरा मानना है कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है, उस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के भाषण जीवी नेता का भाषण था। मैं दो बातें कहना चाहता हूं इस मामले में। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में हम एक विज्ञान के विद्यार्थी रहे असल में, लेकिन हमारे पिता ने हमसे ये कहा कि अगर कुछ देश के बारे में जानना है तो संविधान सभा की बहसें जरूर पढ़ना कभी मौका मिले तो, और पार्लियामेंट की जो डिबेट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा। हमने A.K. गोपालन को सुना, ज्योतिर्मय बसु को सुना, हिरेन मुखर्जी को सुना, डॉक्टर लोहिया को सुना, मधु लिमये जी को सुना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना, एक बहुत शानदार पार्लियामेंटेरियन थे जिनका नाम था फिरोज गांधी, उनको पढ़ा हम लोगों ने, तारकेश्वरी सिन्हा जी को देखा, और अनेक प्रधानमंत्रियों, यहां तक कि अटल जी के भी हमने भाषण इस दौर में जब लाइव आने लगे तब सुने। उन भाषणों से तुलना की जानी चाहिए और उसके बाद ये देखा जाना चाहिए कि क्या उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। मैं तीन बातें कहूंगा केवल। इस देश में 45 वर्षों से ज्यादा बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, ये राष्ट्रीय प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देश का प्रश्न है। क्या इस पर कोई जवाब आया? इस देश में मैन्युफैक्चरिंग में लगातार पिछले 7 वर्षों में श्री मोदी जी के कार्यकाल में लगातार गिरावट आई है, जिसका नतीजा बेरोजगारी के रूप में भी निकला है और मार्केट के सिकुड़ने के रूप में भी निकला है। क्या इस अहम सवाल पर कोई बातचीत हुई है? महंगाई के आंकड़ों में मत जाइए। महंगाई ने इस देश की जनता में पिछले 8 वर्षों में, और ये सरकार का आंकड़ा है कि हम भुखमरी इंडेक्स में बहुत नीचे चले गए हैं। जो रोटियां आज से 15 साल पहले 6 हुआ करती थी, वो औसतन गिर के 4 रह गई हैं। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये जीवन मरण के प्रश्न है। इन जीवन मरण के प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए, समाधान के रास्ते ढूंढे जाने चाहिए। राजनीतिक पार्टियां मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस है, मुश्किल से 200, 250, 300 साल पुरानी, मानवता उससे पहले की है। मानवता की चिंता के जो विषय है, क्या उन पर चर्चा हो रही है? ये जो भाषण हुए थे वो भाषण बहुत ही निराशाजनक थे, बहुत ही खेदजनक थे। और मुझे माफ करें अगर किसी को बुरा लगे, तो इसकी भाषा, वर्तनी और लहजा, इन तीनों के हिसाब से मुझे अपने पिता की कविता की एक पंक्ति याद आई कि खूब है नीचाइयां ऊंचाइयों की, राम जाने पीढ़ियां अब क्या पढ़ेंगी। तो ये जिस लहजे में बातचीत हो रही है, वो लहजा इस देश की जनता की चिंता का विषय नहीं है। कांग्रेस रहेगी नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी चिरायु होगी, दीर्घजीवी होगी, अमृतकाल तक जाएगी, ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है। और फिर तीसरी बात, आखिरी बात, कि आमतौर से 3 असत्य माने जाते थे। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, 3 असत्य माने जाते थे, लेकिन एक चौथा असत्य भी आ गया है। 4.5 करोड़, आपने कहा कि 9 करोड़ लोग ट्रांसफर हुए थे एक जगह से दूसरी जगह, 4.5 करोड़ लोग पैदल चल कर गए थे, क्योंकि उनके पास कोई वाहन नहीं थे, रेलगाड़ियां भी नहीं थी। उसके बाद भी क्या उन लोगों की रोजी रोटी को हम वापस ला पाए? ये तमाम सारे प्रश्न हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन संसद को तीतरबाजी का अखाड़ा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें वर्तमान सरकार और उनके मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत निराशाजनक बात है। देखिए, देश के मुद्दों पर बातचीत कीजिए। भाषणबाजी बहुत हो गई,
भाषण जीविता से देश नहीं चलते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि इस देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों को मुद्दे पर लौट कर आना चाहिए, वरना जनता के अंदर संसदीय लोकतंत्र के प्रति बहुत ही निराशा पैदा हो जाएगी। बादल जी, आपने सारी बात जितनी भी कही उसके केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को रखा, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न राहुल गांधी को लेकर भी था। राहुल गांधी जी के उद्बोधन को का आप शुरुआत नहीं मानते? उन्होंने जिस स्तर की बातचीत की उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को बाध्य कर दिया इस लहजे में जवाब देने के लिए। या आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ही मौजूद सवाल उठाए थे, बहुत तार्किक बातें रखी थी और उन तार्किक बातों का जवाब नहीं था, इसलिए इस लहजे में जवाब आया? मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने जो मुद्दे रखे थे वो मुद्दे तार्किक थे, वो गलत थे, सही थे, उनका जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें व्यक्तिगत हमले नहीं थे। उसमें मुद्दे रखे गए थे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ और इस पर क्या होना चाहिए। संसद में ऐसे ही बहस होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ या इंदिरा जी के खिलाफ जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोला करते थे या ज्योतिर्मय बसु जब बोला करते थे तो वो भी बहुत ही एग्रेसिवली बोलते थे, आक्रामक तरीके से बोलते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी नहीं बोले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांप जाया करते थे जिस दिन फिरोज गांधी, उनकी ही पार्टी के सांसद, उनको संसद में दिख जाया करते थे। तो डिस्कशन में ये जो तार्किकता या तथ्य आते हैं वो तो रखे जाने चाहिए, न केवल राहुल गांधी जी ने रखे बल्कि बाकी की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी रखे। मुझे लगता है कि जनता दल के जो राजद के जो सांसद हैं उन्होंने भी काफी तार्किक तरीके से बात रखी थी, उनके जवाब दिए जाने चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि किसी विपक्ष के नेता ने संसद की गरिमा को गिराने वाली किसी स्तर की बातचीत की हो या किसी शब्द का उच्चारण किया हो। अगर किया हो तो आप उसको विलोपित कर दीजिए कार्रवाई से, लेकिन जवाब तो मुद्दों पर दीजिए ना। तो बादल सरोज जी विपक्ष को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लहजे पर भी उनकी आपत्ति है, तथ्यों पर भी आपत्ति है, भाषण के स्तर पर भी आपत्ति है। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपसे समझना ही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कुल मिलाकर अपने भाषण के माध्यम से देश को यह बोध कराने की कोशिश की कि कुल मिलाकर समस्या कुछ नहीं, कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने जो संस्कृति, जो तरीका आजादी के बाद अपनाया, उसने इस देश का बेड़ा गर्क किया और वह अब भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। आप देश के सुधी पत्रकारों में शुमार हैं, प्रधानमंत्री जी की राय के साथ है या प्रधानमंत्री जी की राय के खिलाफ है? हिमांशु जी, आपने शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री जी का भाषण काफी आक्रामक था। जब आप रक्षण के लिए बहुत तथ्यात्मक चीजें आपके पक्ष में ना हो तो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक शैली बादल सरोज जी ने बड़े विस्तार से बताया था, किस तरह के राजनेता थे और किस तरह की उनकी चर्चाएं होती थी, बहसें होती थी और उनको पढ़ करके आगे की तैयारी होती थी, तो वो बीते दौर की बातें हैं। पिछले 10 साल का देख लें या 15 साल का देख लें तो हमारी संसद में जो बहस का स्तर है वो तथ्यों से परे हटके व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ ज्यादा रह गया। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे, लेकिन जिस समय यह प्रक्रिया चल रही है उस समय देश के 5 राज्यों में चुनाव है। तो चाहे राहुल गांधी का भाषण हो या प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो, दोनों का टारगेट ऑडियंस संसद में, हालांकि सारी बातें आसन को संबोधित करते हुए कही जाती हैं, लेकिन यहां कहीं ना कहीं आप मतदाताओं को संबोधित कर रहे थे। इसलिए आपकी दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं और व्यक्ति की किसी की बात नहीं कर रहा। दोनों ही पक्षों की कोशिश एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हुए अपना दामन साफ दिखाते हुए मतदाताओं को संबोधित करने की थी। तीसरी बात, जहां तक कांग्रेस की गलतियों की बात कही, मोदी जी ने बड़े विस्तार से गिनाई गलतियां आजादी से के पहले से लेकर के हाल तक। तो अगर कांग्रेस से गलतियां नहीं हुई होती तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आज उस राजनीतिक दशा में नहीं होती जिसमें हम देख रहे हैं। मुझे लगता है गुरदीप सप्पल जी भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि कुछ तो गलतियां रही होंगी, तभी ये अंजाम हुआ। मैंने एक बार पहले भी कहा था, ये कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस का ये अंजाम हुआ। कांग्रेस को अपने अंजाम का एहसास भी है। उस अंजाम से
नए मुकाम तक कैसे पहुंचे उसका रास्ता कांग्रेस को खोजना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के पराभव के साथ उनका उदय हुआ है, तो उन्हें कांग्रेस की गलतियों से सबक भी सीखना चाहिए। बहुत लंबा अरसा नहीं गुजरा है, 1984 से 2022 कांग्रेस की 413 सीटें थी, बीजेपी की 2 थी। आज बीजेपी की 313 है, कांग्रेस 52 पे है। समय बदलते देर नहीं लगती, तो अगर कांग्रेस ने गलतियां की है तो गलतियों से सीखिए। दूसरा, कांग्रेस ने सिर्फ गलतियां की हैं, मुझे लगता है यह राजनीतिक स्थिति का बहुत सरलीकरण हुआ। 1947 में देश जिस हालत में था, जिन परिस्थितियों में आजादी मिली, जिस तरह की चुनौतियां थी, उस चुनौतियों से कांग्रेस ने यथासंभव जो उनको उचित लगा उस रास्ते से देश को उबारा, राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़े। ठीक है, अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए तो उस दौरान जो विकृतियां आई हैं राजनीति में या सत्ता व्यवस्था में, उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस को लेनी पड़ेगी। अगर आप यश लेंगे तो उस दौरान की चीजों का आप यश लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है कि ये जो परिस्थितियां देश में हैं, आपने बड़े विस्तार से कहा, बादल सरोज जी ने भी कहा, कोरोना से जनित जो चुनौतियां हैं, इसके लिए आपको छोटे दिल और दिमाग से ऊपर उठ के, दलगत राजनीतिक विरोधाभासों से ऊपर उठ के जो देश की चुनौतियां हैं उसको देश की चुनौतियों के तौर पर लेना होगा। और चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है, इस देश में भुखमरी बढ़ी है। सरकार जब कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को उनके घर पर भोजन दे रहे हैं, तो ठीक है, सरकार के तौर पर आप सामाजिक कल्याण की भावना से जो आपकी जिम्मेदारी उसका निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं देश की वास्तविक स्थिति का चित्रण भी है। इस देश में इतने लोग ऐसे हैं जो देश सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन पर निर्भर हैं, मतलब उनके पास जीविकोपार्जन के जो दूसरे सम्मानजनक तरीके होने चाहिए थे वो नहीं है। और कोरोना काल को 2 साल पूरे होने को हैं। कोरोना काल में क्या क्या हुआ वो किसी नेता को या हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं है। संचार माध्यमों का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरे देश ने देखा है। उसके बाद हम कहें कि हमने बहुत अच्छे तरीके से 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कई विषयों को एड्रेस किया, मुझे स्पेसिफिक आपकी टिप्पणी चाहिए प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये लोग क्या समझेंगे किसानों के दर्द को, महल में रहने वाले। गरीबों से छुटकारा पाने के लिए हमने छोटे किसानों को मजबूत करने का काम किया। जिस सरकार के रहते आजादी के बाद सबसे लंबा किसान आंदोलन चला हो, 13 महीने से भी ज्यादा लंबा, जिस किसान आंदोलन की परिणति सरकार के द्वारा अपने लिए गए फैसले से पीछे आने की रही हो, उस सरकार का मुखिया यह दावा कर रहा है कि हम किसानों की बेहतरी के लिए फैसले ले पाए। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता स्वीकारती है? क्या आप जैसा प्रबुद्ध पत्रकार स्वीकारता है? तार्किक बात है, माना जाना चाहिए उनके प्रयासों को। हिमांशु, ये अगर वो प्रयास सही थे तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में, संबोधन में माफी मांगते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान क्यों किया होता। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, यह भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब कम था। 5 राज्यों में हो रहे चुनावों में अपनी, जिसको कहना चाहिए टोन सेट करने का, टेम्पो सेट करने का जरिया ज्यादा था। जहां तक किसानों का सवाल है, इस देश में बार बार कहा जाता है कि छोटे किसानों की चिंता, इस देश में बड़े किसान बचे कहां हैं। जिस तरह के भू राजस्व कानून और सुधार लागू हुए, उसके बाद मुझे लगता है बादल सरोज जी के पास आंकड़ा सही भी होगा, बहुत मुश्किल 2 या 4% किसान ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, सारे छोटे किसान हैं। और उन छोटे किसानों की जो दशा है, दुर्दशा है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर अच्छी स्थिति में है तो वो इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में मुखर हुए होते। तो मेरा मानना यह है कि चुनौतियों को आप राजनीतिक टीका टिप्पणियों में, आरोप प्रत्यारोपों में उलझाने के बजाय उनसे रूबरू होइए। और अगर आपको लगता है कि इस पर एक मत होने की जरूरत है तो सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठ के बात करिए। सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकर बात कीजिए, पर बात करेंगे किससे?
पहले उनकी हैसियत को स्वीकारे तो सही। मैं वापस गुरदीप सप्पल जी के पास आना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी पार्टी के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। उन्हें लग रहा है कि आप अभी भी अपनी वास्तविक स्थिति को समझने और उससे उबरने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी हालत है आपकी कि अगले 100 साल तक भी आपके सत्ता में आने की कोई उम्मीद आपने खुद ही छोड़ दी है। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर देखने की आपकी इतनी अभिलाषा है कि अब आप नीचे में ही संतोष कर लें कि देश अच्छी दिशा में जा रहा है, देश मजबूत हाथों में है, इसलिए आपको लगता है अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, 100 साल बाद देखेंगे? पहला सवाल। दूसरा, आप इतने निराश हैं इस भाषण से, जिस भाषण में अगले 5 साल के लिए नहीं 25 साल के लिए बात की जा रही है कि देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो हम कहां होंगे। प्रधानमंत्री का चिंतन इस दिशा में ले जाता है। आप उस चिंतन की सराहना नहीं करना चाहते इसलिए क्योंकि उस चिंतन में आप अपने आप को कहीं देख नहीं पा रहे हैं, अपनी कोई हैसियत महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए व्याकुल हो रहे हैं कि 25 साल भी इन्हीं का ही रहना है, हम क्या करेंगे? सप्पल जी, इसलिए इतने परेशान है आप? हिमांशु जी, प्रधानमंत्री जी जो है कांग्रेस के भविष्य से परेशान नहीं है, बल्कि भविष्य में जो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं उससे परेशान है। क्योंकि 5 में से 4 राज्यों में उनको भी रिपोर्ट है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है और 5वें में कांग्रेस मदद कर सकती है सरकार बनाने में और उनकी सरकार जा सकती है। इससे वो चिंतित हैं और वो इसलिए जो है अमृतकाल की बात कर रहे हैं क्योंकि वो चिंतित हैं कि लोग अच्छे दिन के बारे में पूछ रहे हैं और अच्छे दिन दिख नहीं रहे हैं, तो वो शिफ्ट कर दिया है। अच्छे दिन 14 में आने थे, उसके बाद 19 में आने थे, फिर 22 में आने थे, अब जो है 25 साल बाद, जबकि ना हम होंगे ना आप होगा, आप मतलब जो जनरेशन के काफी लोग नहीं होंगे, उस तक आपने शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार ने काम किया नहीं है। राजीव जी ने बड़े जोश से बोला बिजली हर घर में आती है। राजीव जी, जब वाजपेयी जी हटे थे, मनमोहन सिंह जी बने थे, इस देश में 1 लाख मेगावाट बिजली बनती थी। मनमोहन सिंह जी ने जब छोड़ा 10 साल में, तो बिजली उत्पादन 2.5 गुना हुआ और पिछले 8 साल में आप केवल 50% उसमें बढ़ा सके हैं और वो 50% भी उसकी वजह से है जो प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी शुरू करके गए थे आपके टाइम पे खत्म हुए हैं। इस देश को आप ये बताना चाहते हैं कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हैं। मोदी जी को सच पता है, मोदी जी को पता है कि 2015 में 99 प्रोजेक्ट शुरू, उन्हें कहा कि हम पूरे करेंगे 4 साल में। 99 में से जनवरी कैबिनेट के अंदर मीटिंग हुई है, 53 प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है और 5 साल का और समय दे दिया है। वो जानते हैं कि लोग बेरोजगार हैं, उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस पे बात हो। बार बार जहां तक आप बात करते हैं कांग्रेस की और बीजेपी की, तो हिमांशु जी, कांग्रेस का और बीजेपी का, आरएसएस का अगर मैं कहूं, जो विचार का मिलन है ना, वो तो 1926 से ही अलग है। क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज चाहती थी, ये अंग्रेजों का राज चाहते थे। ये कहते थे अंग्रेजों के अंडर में ही हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। जब कांग्रेस क्विट इंडिया करती थी, ये वहां सेना में भर्ती करते थे। जब कांग्रेस संविधान बना रही थी जिसमें बराबर अधिकार होंगे सबके, कोई किसी जात का हो, धर्म का हो, किसी जेंडर का हो, किसी राज्य का हो, किसी भाषा का हो, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, तो ये उस संविधान के खिलाफ थे। संविधान बनने के 1 हफ्ते बाद ऑर्गेनाइजर में आरएसएस का एडिटोरियल है कि हम इस संविधान को विदेशी मानते हैं, ये ठीक नहीं है। तो सप्पल जी, बीच में रोकना चाहूंगा, आप बड़ी मार्मिक और तर्कसंगत बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब संविधान में यह बात कही जा रही थी कि सबको समान अधिकार मिलेंगे, ना जाति से ना धर्म से, अधिकारों के अंतर्गत कोई अंतर रहेगा, तो 60 साल बाद आपका चिंतन क्यों बदल गया? क्यों आपके गर्व का विषय माननीय मनमोहन सिंह जी बोलने के लिए मजबूर हो गए कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? भाई, आप तो संविधान को बहुत गंभीरता से पढ़े हैं, संविधान की बहस को भी सुने हैं, संविधान निर्माताओं की मंशा की जब आपको इतनी जानकारी है सप्पल जी, तो बताइए ना, कहां भ्रमित हो गए आप 60 साल में, जिसके तहत सबको समान अधिकार मिलने की बात कहने वाली कांग्रेस अल्पसंख्यकों को पहले अधिकार की बात करने लगी? हिमांशु जी, मुझे लगता है आपने भी उस स्पीच को नहीं पढ़ा, उस स्पीच को लेकर बीजेपी के झूठ को पढ़ा है। मनमोहन सिंह जी की स्पीच, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर अलग से प्रोग्राम करें, उसमें स्पष्ट था कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज
वो अभी देश की विकास यात्रा में पिछड़े हैं। उनको बराबरी पे लाने के लिए देश के संसाधनों पे उनका हक पहले होना चाहिए, ताकि वो बराबरी पे आए और देश का हर व्यक्ति तरक्की कर सके। इस बात को समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर देश का 70% या 75% आबादी पिछड़ी रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी, उसको ट्विस्ट मत कीजिए, जैसे गांधी जी की बात को ट्विस्ट आज मोदी जी ने किया कि गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो समाप्त कर दी जाए, जबकि गांधी जी की डेथ से 3 दिन पहले जो गांधी जी का आखिरी लेख छपा था उसमें गांधी जी ने यह कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसने कि कई युद्ध लड़े, अहिंसक तरीके से लड़े, और इसको मरने नहीं दिया जा सकता, ये केवल राष्ट्र के साथ मर सकती है। ये बात छुपा गए मोदी जी। और एक अनपब्लिश जो आखिरी उनका वो आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोक सेवा के लिए लगने के लिए संविधान चेंज करना चाहिए, उसको कोट करके बोलते खत्म। तो ये बात तो बीजेपी करती रहती है, बात कुछ होती है, फैलाई कुछ जाती है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 8 साल में मोदी जी ने क्या किया। पहला ही कुछ और जाती है। गुरदीप सप्पल जी का कहना है, लेकिन मैं राजीव जेटली जी वापस आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना यह चाहता हूं कि माननीय मोदी जी ने कुछ बड़ी मर्मस्पर्शी बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का गहना है, लेकिन अंध विरोध लोकतंत्र का अपमान है। ये आप किसको गहना मानते हो, किसको अपमान मानते हैं, ये बात आज तक समझ नहीं पाए हम। आपने कब अपनी आलोचना को गहने के तौर पर स्वीकार किया है, जरा बताएंगे। थोड़ा हमें आपसे ही ज्ञान मिल जाए कि देखिए इस समय हमने गहने के तौर पर स्वीकार किया, अब हमें अपमान लग रहा है। उससे पहले मैं सप्पल साहब की बात को रखते हैं तो ये सोच के रख कि मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन कहा था अधिकार अल्पसंख्यक, ये पहली कोई स्टेटमेंट नहीं थी। सबसे पहली स्टेटमेंट नेहरू जी ने आजादी के बाद रखा था, ऑफिशियल लाइन होता था कि मैं इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को बराबरी का अधिकार नहीं दूं, मैं मुसलमान को ज्यादा। इसके ऊपर पटेल साहब ने उनसे पूछा था कि जब देश आजाद हो चुका है, गलती मत करिए, अगर इस देश के अंदर आपने बेहतर व्यवस्था कायम करने तो दोनों को बराबरी का अधिकार देते। और ये बात कोट करूंगा बकायदा, किस दिन पे किस वक्त पे कहां गई। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह ने उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी की लाइन को दूसरी बार दोहराया। लेकिन नीति को कांग्रेस ने कभी दबने नहीं दिया, इस नीति पर ही चले थे वो। ये हमेशा अधिकार पहले जो वो उन्होंने, मैं तो अल्पसंख्यक ना कहते वो मुसलमान बोल, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक बोलूंगा तो उसमें सिख भी आ जाएंगे और सिखों को वो अधिकार नहीं थे। तो यहाँ पर जो अधिकार दिए गए थे मुसलमानों को दिए गए, उसका जीता जागता एक उदाहरण आपके सामने ट्रिपल तलाक का है। अरे जब हिंदू कोड बिल बन रहा था उस वक्त पे आप ट्रिपल तलाक के ऊपर क्यों नहीं चर्चा कर, आप ट्रिपल तलाक को क्यों नहीं एबॉलिश कर, और आपने तो उसको कायम रखा। राजीव गांधी जी ने बकायदा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को के ऊपर उन्होंने कानून बनाया। तो आपने कहां दिया बराबरी का? आपने तो ये निर्धारित कर लिया था। बादल सरोज जी, आपसे जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के भाषण की हम कितनी भी आलोचना कर लें या उन्हें देश के प्रधानमंत्री के स्थान पर दल के नेता के तौर पर भाषण देते हुए कोट कर दें, पर उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में जो बातें कही उनको कांग्रेस के द्वारा गंभीरता से लिए जाने की आप जरूरत महसूस करते हैं कि वाकई कांग्रेस को विचार तो करना चाहिए। जिस हालत में कांग्रेस पहुंच गई है उसे अगर रिवाइव करना है तो अपने तौर तरीकों में बदलाव तो लाना ही होगा। क्या कहते हैं बादल जी? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने 1947 में आजादी के वक्त इस देश की जनता ने जो मैंडेट दिया था उस मैंडेट को पूरी तरीके से निभाया नहीं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के साथ फ्लर्ट किया, जिसके नतीजे के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में बैठी हुई है। अगर ये ताले खोलने का काम, हिंदू सिखों के बीच में विभाजन पैदा करने की तात्कालिक गलती और
आत्मनिर्भरता की आर्थिक नीति को छोड़कर कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आधार पर देश की आर्थिक नीतियों को चलाने के ये दो काम अगर इन्होंने नहीं किए होते तो जो राजनीतिक पार्टी 2 सीटों पर पहुंच गई थी वो ताकतें दोबारा से सिर नहीं उठाती। इसलिए निश्चित रूप से मोदी जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कह रहे हैं जो असल में है, और इस पर कांग्रेस को मंथन करना चाहिए, कांग्रेस को रिविजिट करना चाहिए। महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इवन सरदार पटेल को, और उस पूरी की पूरी विचार विमर्श में जाना चाहिए कि वो किस तरीके का भारत बनाना चाहते थे। कांग्रेस में आजकल ये विचार विमर्श बंद हो गया है, इसकी जरूरत है। ये 100 साल, 50 साल, 150 साल, 250 साल बाद की बात है, लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि इस देश की जनता के नब्ज को के साथ जो रिश्तेदारी कांग्रेस नाम की पार्टी की है वो अभी तक और किसी दूसरी पार्टी की नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन उसके 2/3 से ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के पुराने सांसद होते हैं। मोदी जी महलों में रहने वालों की बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बगल में बिठा के। देश की गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता के बीच में एक विश्वास है, बशर्ते कांग्रेस उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करे। नेताओं को मैनेज करने की बजाय बीजेपी को कॉपी करके इलेक्शन के मैनेजमेंट पर ध्यान देने की बजाय उसे वैचारिक रूप से अपनी पूरी की पूरी परवरिश करनी चाहिए। जो चूकें और जो गलतियां हुई हैं उनको देश की जनता के सामने रखना चाहिए और ये रियलाइजेशन देना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम इसको ठीक करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो देश के लिए शुभ संकेत होगा, मेरा ये मानना है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी बादल जी ने की है। मेरे पास कार्यक्रम का समय सीमित है, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए राजकुमार सिंह जी के पास जाना चाहता हूं। राजकुमार सिंह जी, जो कांग्रेस की कहानी प्रधानमंत्री मोदी जी की जुबानी देश ने सुनी है, उसके अंतर्गत उनका यह कहना था इन्हें आईना मत दिखाओ या आईना तोड़ देंगे। क्या राजकुमार सिंह जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस को आईना देखने की तो जरूरत है, आईना देखे, अतीत में झांके और नई राह पकड़े? क्या कहते हैं? हिमांशु जी, मोदी जी ने भले कहा हो कि आईना मत दिखाइए, लेकिन मोदी जी कांग्रेस को आईना दिखाने का कोई मौका चूकते नहीं है। वो उनको बार बार एहसास कराते हैं कि आप कहां खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस को आईना देखने के बाद भी मुझे लगता है कि जिस तरह से रिएक्ट करती है वो एक झुंझुलाहट, खिसेहट ज्यादा है, जबकि जरूरत अपनी गलतियों से सबक सीखने की है। बादल सरोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना दल है। एक समय था कि जाति, वर्ग, धर्म से अलग हटके सब लोगों की प्रिय पार्टी कांग्रेस होती थी। आज गुरदीप सप्पल जी या कांग्रेस का कोई व्यक्ति बता दे कि वो किस वर्ग की, किस जाति की, किस धर्म की पहली पसंद है। अगर ये समय आ गया 73 साल में आजादी के बाद, तो भाई कहीं कुछ तो गलतियां आपसे हुई हैं। अभी भी अगर कांग्रेस गांधी को, नेहरू को, पुरानी आजादी के वायदों को रिविजिट नहीं करेगी, और मैं कह रहा हूं हो चुकी है, आने वाले कुछ सालों में पूरी तरह रिलेवेंट हो जाएगी, और उसके लिए देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस अपने लिए न सही, अपने नेतृत्व के लिए न सही, देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल होने के नाते। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी राजकुमार सिंह जी ने की है, लेकिन समाधान जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत निकल के आ रहा है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उद्बोधन ने इस बात की जरूरत जताई है कि कांग्रेस को अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बार नए सिरे से गांधी को पढ़े, नेहरू को पढ़े, पटेल को पढ़े, उन नियमों को, उन विश्वासों को, उन प्रतिबद्धताओं को जाने जो कांग्रेस की जड़ों को सींचती आई थी। अगर उन जड़ों की ओर कांग्रेस जन लौटेंगे तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस को पुराने खोए हुए गौरव को पाते हुए हम देख पाएंगे। राजकुमार सिंह जी का कहना है कि अभी कांग्रेस जितनी अप्रासंगिक हुई है, अगर समय रहते ना चेती तो पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगी, और इसके लिए देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। तो कांग्रेस मोदी जी पर नाराज होने के स्थान पर बल्कि मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करे और नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करे। पर क्या कांग्रेस ये कर पाएगी? इसके लिए तो हमें इंतजार ही करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां इस प्रकार के परिवेश को ही समर्पित है। हमारी आज का शेर ये कहता है कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो।
कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। फैज जौनपुरी ने जो ये कहा था ना, वो दरअसल आम आदमी की आवाज है। दिक्कत इस बात की है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में बात आम आदमी के संदर्भ में करने की तो होती है, पर आम आदमी की होती नहीं है। यही आम आदमी की तकलीफ है। सियासी दल अपने फायदे के लिए जनता के फायदे की बात जताने की कोशिश करते हैं, पर उस बात में जनता का फायदा नहीं, केवल अपना फायदा ही देखा जाता है। क्या 73 साल की आजादी की अवधि पूरी होने के बाद हम इसमें बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? जिस अमृतकाल की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या अगले 27 साल में यह बदलाव देश के हिस्से में आएगा? और देश का हर नेता अगर ये कहेगा कि मैं जनता के हक की बात कर रहा हूं, तो क्या वह वाकई जनता के हक की बात होगी? देखेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दी इजाजत।